Hello students, today we will discuss physical property of haloalkane. Physical property of haloalkane. तो देखो बच्चों, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कल की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहले मैंने फिजिकल स्टेट बताई थी। क्या बताई थी? फिजिकल स्टेट। सेकंड की यदि बात करूं, मैंने कलर के बारे में बात की थी। नेक्स्ट डेंसिटी एंड फोर्थ सॉल्युबिलिटी एंड नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो फिजिकल स्टेट की मैंने बात की थी, तो मैंने आपके लिए बताया था मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड कैसे स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में। एंड मेथिल आयोडाइड इज सॉलिड स्टेट। कैसी स्टेट में होते हैं? सॉलिड। मेथिल आयोडाइड कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन कार्बन इन हैलाइडों को छोड़ करके अदर जो हैलाइड होते हैं उनमें कार्बन 15 तक के जो हैलाइड हैं वो कैसे होते हैं? लिक्विड फेज में। किस में? लिक्विड फेज में। एंड मोर देन 50 इज सॉलिड फेज। किस में होते हैं? सॉलिड फेज में। तो सबसे पहले बात करें मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड इज गैसियस स्टेट इन नेचर, बट मेथिल आयोडाइड इज सॉलिड स्टेट इन नेचर। एंड up to 15 carbon atom halide are liquid and more than 15 carbon atom halide are solid state, found in solid state. कलर की हम बात करें, किसकी? कलर की। तो जनरली जो एल्किल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। लेकिन मेथिल ब्रोमाइड एंड मेथिल क्लोराइड जो होते हैं, मेथिल आयोडाइड जो होते हैं वो किसकी? सनलाइट में। किस में? सनलाइट में येलो कलर के हो जाते हैं, बिकम येलो कलर। मेथिल ब्रोमाइड एंड मेथिल आयोडाइड बिकम येलो कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड डेंसिटी की मैंने बात की कि एक निश्चित वॉल्यूम में या पर यूनिट वॉल्यूम में यदि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, मास बढ़ता है, डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीजमेंट होता जाता है, डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। और मैंने बताया था मेथिल फ्लोराइड से क्लोराइड की तरफ मूव करते हैं, क्लोराइड से ब्रोमाइड की तरफ मूव करते हैं, ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ मूव करते हैं। तो मॉलिक्यूलर जो वेट है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण इसके डेंसिटी का जो मान है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। फिर नेक्स्ट मैंने बात की थी सॉल्युबिलिटी की। किसकी? सॉल्युबिलिटी, विलेयता की। तो मैंने बताया था कि एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं या अल्पविलेय होते हैं। क्या होते हैं? अल्पविलेय होते हैं या अघुलनशील होते हैं। फिर मैंने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाले पर 5 स्टार लगा लेना आप। क्या लगाएंगे? 5 स्टार। और मैं क्वेश्चन भी लिखाऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे आता है इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसको क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं मल्ट करना, गलनांक। क्या होता है? गलनांक।
तो देखो मैंने बताया था कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में, समावयवी एल्किल हैलाइडों में, ये देखो समावयवी एल्किल हैलाइड बना रहा हूँ सबसे पहले तो मैं, कि सभी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, समान है। सभी का फॉर्मूला क्या है, समान है। और सभी का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, समान है। सभी का मॉलिक्यूलर वेट समान, सभी का फॉर्मूला भी सेम, अर्थात ये क्या है, सभी समावयवी एल्किल हैलाइड हैं। और समावयवी एल्किल हैलाइडों में ब्रांचिंग बढ़ने से, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से इनकी जो एल्किल हैलाइडों की नेचर है वो कैसी हो जाती है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, अर्थात कैसे हो जाते हैं, गोलाकार। कैसे हो जाते हैं, गोलाकार। ब्रांचिंग इंक्रीजमेंट होने से रेक्टेंगुलर इंक्रीजमेंट होती है, अर्थात गोलाकार सॉरी, गोलाकार सतह में वृद्धि होती है। और गोलाकार सतह में वृद्धि होने के कारण या रेक्टेंगुलर शेप में वृद्धि होने के कारण क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं बोल दूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। और सरफेस एरिया में डिक्रीज होने से या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से वांडर वाल्स, वांडर वाल्स, वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो बॉन्ड को आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो आसानी से ब्रेक होगा तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड ब्रांचिंग इंक्रीज और इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर सरफेस एरिया में कमी आती है, या कह दूं मैं गोलाकार सरफेस गोलाकार क्या होती है, सतह बढ़ गोलाकार रेक्टेंगुलरिटी बढ़ जाती है, गोलीय सतह बढ़ जाती है। और सरफेस एरिया में क्या होती है, कमी होती है। सरफेस एरिया में कमी होने के कारण वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स अट्रैक्शन जो बल हैं वो कम हो जाते हैं। वांडर वाल्स अट्रैक्शन बल के कम होने के कारण क्या होता है, जो बॉन्ड हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। और आसानी से ब्रेक होने के कारण ये क्या होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड और आइसोब्यूटिल हैलाइड, या तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या आइसोब्यूटिल क्लोराइड में सबसे इन दोनों में जो क्या बॉइलिंग पॉइंट का मान है वो आइसोब्यूटिल क्लोराइड में ज़्यादा रहेगा। और यदि बात करते हैं तीनों की तो आपको पता है तो सबसे अधिक तो किस में रहेगा, इसमें रहेगा एन ब्यूटिल क्लोराइड में। किस में रहेगा, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम रहेगा या ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं नंबरिंग दे दूँ 1 2 3। तो सबसे अधिक 3 अर्थात एन ब्यूटिल क्लोराइड का रहेगा, उसके बाद सेकंड आइसोब्यूटिल क्लोराइड का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का रहता है। क्योंकि यहाँ पर एक भी ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। An isomeric alkyl halide, isomeric alkyl halide boiling point is decreases from, boiling point is decreases from
इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रांचिंग, अर्थात इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज फ्रॉम इंक्रीमेंट ऑफ ब्रांचिंग। या बॉइलिंग पॉइंट मैं हिंदी में यदि इसकी बात करूं कि आइसोमेरिक समावयवी एल्किल हैलाइड में क्वथनांक का मान क्या होता है, कम होता है शाखन बढ़ने पर। तो मैंने अभी बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रांचिंग के, इसको लिख लेना, किसके, ब्रांचिंग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेक्टेंगुलर शेप के, रेक्टेंगुलरिटी या गोलीयता के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया के, किसके, सरफेस एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होगा, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब ब्रांचिंग डिक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब रेक्टेंगुलरिटी या गोलीयता कम होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हेलो एल्केनों की केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। और केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन होते हैं वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं। पहली की यदि मैं बात करूं तो पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल एंड फोर इज रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट की बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शन। एंड सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिप्रेजेंट बाय E, एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल एंड सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय SN, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय E एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल, धातु से अभिक्रिया या धातुओं से मेटल्स, और थर्ड इज रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो यहाँ पर एन हेलो एल्केन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज greater than carbon atom and electronegativity of halogen atom greater than carbon atom. So halogen atom observed negative
partially negative charge and carbon atom observed partially positive charge. So in carbon atom positive charge is observed and carbon atom positive charge is known as electrophilic कार्बन या इलेक्ट्रोस्नेही कार्बन। तो यहाँ मैं बात करूँ हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, वो पोलर नेचर का होता है, जिसके कारण हेलोजन, इसमें जो हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होती है किसकी तुलना में, कार्बन एटम की तुलना में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण हेलोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश आ जाता है, जबकि कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ऑब्जर्व हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व होने के कारण ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करने के कारण इस पर क्या हो जाता है, किसी न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाता है, अटैक। क्या हो जाता है, अटैक। एंड हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है, हेलोजन एटम रिप्लेस्ड बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेस बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एल्केन के हेलोजन एटम को किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की this type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. In an haloalkane, halogen atom is replaced by strong nucleophile. In an haloalkane, halogen atom is replaced by strong nucleophile. Then this type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction. This type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction. These reaction, two type of reaction, ये जो अभिक्रिया होती हैं टू टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं SN1, क्या होती हैं, SN1 की जो फुल फॉर्म है यूनिमोलिकुलर, 1 इज रिप्रेजेंट यूनिमोलिकुलर, N इज रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, S is represent substitution, unimolecular nucleophilic substitution reaction, and second is SN2 reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 is represent unimolecular and N is represent nucleophilic, S is represent substitution reaction, and SN2 is represent bimolecular, N is represent nucleophilic, S is represent substitution and reaction. तो इसको कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक अणुक नाभिक स्नेही या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इसको हम SN1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SN2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये BSc में भी फर्स्ट ईयर में चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और 12th क्लास में भी आपको क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में पूछी जाती है। या तो इन SN1 SN2 में अंतर पूछ लेता है, या इसमें 1-2 नंबर का जरूर पूछता है, या क्या करता है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पूछ लेता है। तो अब मैं बात करता हूँ SN1 अभिक्रिया की, किसकी बात करता हूँ, SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है, देखो SN1 अभिक्रिया की बात करें, जब किसी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अभिकारक अणु या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओनली 1 मॉलिक्यूल क्या करता है, पार्ट लेता है, भाग लेता है, क्या करता है, भाग लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टेक्स पार्ट ओनली वन मॉलिक्यूल इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, those reactions in which takes part one molecules in rate determining step known as unimolecular nucleophilic substitution reaction। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु की सांद्रता में केवल एक अभिकारक अणु के वेग निर्धारण पद में केवल एक अभिकारक अणु क्या होता है, भाग लेता है, केवल एक अभिकारक अणु क्या होता है, भाग लेता है, एक अणु या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो देखो इन अभिक्रियाओं की बात करें, ये अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH देन एल्कोहल इज फॉर्म्ड। और एल्कोहल कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन। और KBr क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। एंड टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH देन टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इज फॉर्म्ड या फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल टेक्स प्लेस। देन अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस टाइप से रिएक्शन होती है, क्या क्या इंटरमीडिएट बनते हैं, क्या क्या इसमें परिस्थितियां होती हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो इसकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो आप इसको लिख लो। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ। मैकेनिज्म इस पूरे बोर्ड पर आएगी, इसलिए मैं ऊपर से इसको स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सर्वप्रथम जो KOH बेस होता है, एक्वस KOH, ये बेस का आयनन होता है, आयोनाइज होता है, आयोनाइज होता है, आयनीकृत होता है। क्या होता है, आयोनाइज होता है, आयनीकृत होता है। और K+OH- में क्या होता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है K+OH-। और OH- क्या है हमारे यहाँ, ये आक्रमणकारी या अटैकिंग, क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एंड ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की हम बात करते हैं। ये अभिक्रिया दो पदों में, सेकंड पार्ट में, कितने पदों में, सेकंड पार्ट में, दो पार्ट में कंप्लीट होती है। और कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के माध्यम से कितने पार्ट में, 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड 2 पार्ट्स फ्रॉम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हेलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज ग्रेटर देन कार्बन एटम एंड टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम ग्रेटर देन कार्बन एटम। सो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाता है, निकल जाता है, अपशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये Br- का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है बच्चों, स्लो स्टेप।
और इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। स्लो स्टेप का मतलब होता है ये धीमा पद होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है वेग, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, निर्धारित करता है, या वेग निर्धारण पद होता है। कैसा होता है, वेग निर्धारण पद होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एंड वेग निर्धारण पद होता है। अभिक्रिया की यदि रेट की बात करें तो अभिक्रिया की जो रेट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। अभिक्रिया की जो रेट है वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। अब मैं रेट की बात करूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में आपको पता है केवल एक मॉलिक्यूल है। क्या है, एक मॉलिक्यूल, अर्थात इस अभिक्रिया की जो रेट है केवल एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर क्या करती है, एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड करती है, एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर, या कंसंट्रेशन इस अभिक्रिया की जो रेट है केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, या यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के माध्यम से क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस अभिक्रिया के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एल्किल हैलाइड का केवल एक मॉलिक्यूल पार्ट लेता है, भाग लेता है, जिसके कारण ये जो अभिक्रिया है फर्स्ट ऑर्डर कोटि के माध्यम से क्या होती है, कंप्लीट होती है। देखो यहाँ बच्चों जगह कम रहेगी, इसलिए मैं इसको क्या है, इस रेट को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। सो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस अभिक्रिया को फॉलो करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। यहाँ देखो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप। किसकी, सेकंड स्टेप। तो देखो बच्चों सेकंड स्टेप की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, कार्बनिक स्पीसीज इन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बनिक प्रजाति जो धनावेश रखती है क्या कहलाती है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 होता है। और इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और ट्राइगोनल प्लेनर किस टाइप की होती है बच्चों, देखो ट्राइगोनल प्लेनर की बात करता हूँ। ये कार्बन और दो मैथिल ग्रुप, क्या एक तो मैथिल ग्रुप इधर और एक मैथिल ग्रुप इधर और एक मैथिल ग्रुप इधर, सभी क्या एक ही तल में हैं। मान लो यहाँ कार्बन है, इधर एक मैथिल ग्रुप है, इधर ये मैथिल ग्रुप है। जैसे मैं बात करूँ, देखो मान लो यहाँ कार्बन है, दिस इज ए कार्बन एंड वन मैथिल ग्रुप, टू मैथिल ग्रुप, इधर मैथिल ग्रुप। और जो पॉजिटिव चार्ज है इस क्या है, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। इस पी ऑर्बिटल में देखो ये सभी जो एटम है ये एक ही प्लेन में, एक ही तल में, एक ही प्लेन में होने के कारण इनको समतल त्रिकोणीय कहते हैं। देखो ये मैथिल ग्रुप, इधर मैथिल ग्रुप, ये कार्बन एटम और ये भी क्या है, मैथिल ग्रुप। तो ऑल एटम आर प्लेनर तो यहाँ देखिए ये क्या है, कार्बोकैटायन, और कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो रियर साइड से भी अटैक कर सकता है एंड फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन किस टाइप का है, ट्राइगोनल प्लेनर
किस टाइप का है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण ये अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो रियर साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। और सेकंड जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, फास्ट स्टेप। और इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो एल्किल हैलाइड के इक्वल भी हो सकता है और एल्किल हैलाइड के कैसा भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो देखो दोनों की कंडीशन है, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनने की जो कंडीशन है वो 50-50% रहती है। कितनी रहती है, 50-50%। 50-50% बन रहने के कारण ये दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। अर्थात पेयर ऑफ एंजियोमर दोनों क्या है, युग्म के रूप में प्राप्त होती है। 50 डी रूप होता है तो 50 दूसरा क्या होता है, एल रूप होता है। क्या होता है, एल रूप होता है। इसके कारण इस जो प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो दोबारा से समझेंगे, यहाँ पर क्या है, हेलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने के कारण कार्बन एटम से ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और कार्बन एटम पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज युक्त स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज युक्त ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या कहलाती है, कार्बोकैटायन। क्या कहलाती है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और आपने 11th क्लास में पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम जो होता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकैटायन। तो इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसलिए इसके संदर्भ एल्किल जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड मेथिल एल्किल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के बाहर निकलने से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो कि मोर स्टेबल होता है। जो कि 2 डिग्री में ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें SN1 जो रिएक्शन में एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, सबसे पहले 3 डिग्री मोर रिएक्टिव रहता है एल्किल हैलाइड, उससे कम जो रिएक्टिव रहता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम कौन सा रहता है, मेथिल हैलाइड रहता है। और अब दोबारा से एक बार इसकी बात करते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया की जो हमने एग्जाम्पल दिया था, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड आसानी से अभिक्रिया देते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल जो हैलाइड होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसको हमने समझा था तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एक्वस KOH के तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH एंड देन एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल इज फॉर्मेशन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में टर्सरी ब्यूटिल एल्किल हैलाइड में से हैलाइड क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर निकल जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अर्थात अभिक्रिया की जो रेट है इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। अर्थात अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उस पर क्या करती है, अभिक्रिया की दर डिपेंड या रेट डिपेंड करती है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 भाग ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 है। सेकंड स्टेप में आने वाला न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है कार्बोकैटायन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण आने वाला न्यूक्लियोफाइल एबव से भी अटैक कर सकता है, बिलो से भी कर सकता है। यदि मैं इस टाइप से करूं तो फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो कंडीशन होती है वो समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, एक तो डी रूप एक एल रूप, और दोनों का 50-50% प्राप्त होता है, इसलिए इसको रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि SN1 अभिक्रिया कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के माध्यम से
कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है। उत्पाद के रूप में रेसिड्यू मिक्सचर प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में रेसिड्यू मिक्सचर प्राप्त होता है। अभिक्रिया की जो क्या है रेट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इस अभिक्रिया में दिस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है 3 डिग्री, एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड is more reactive than 1 degree alkyl halide and 1 degree alkyl halide is more reactive than methyl halide। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ रहा होगा। और आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें क्वेश्चन देता हूँ। क्या देता हूँ? क्वेश्चन। वो आपको सॉल्व करके कमेंट्स में देना है। क्या देना है? कमेंट्स में। और SN1 अभिक्रिया आज कंप्लीट होती है। कल मैं कराऊंगा SN2 अभिक्रिया को, लेकिन आपको SN1 अभिक्रिया को याद रखना है, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट जब SN1 SN2 अभिक्रिया में डिफरेंशिएट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डिफरेंशिएट। तो आपको याद होना चाहिए कि SN2 अभिक्रिया में ये होता है, जबकि SN1 अभिक्रिया में ये होता है। क्या होता है? ये होता है। क्वेश्चन ये है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड एंड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या है? क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं हम। ये तो फर्स्ट दिया, व्हेन एन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन concentration of base, concentration of base is double, concentration of base is double। अर्थात मैं बोल दूं, जब SN1 अभिक्रिया में क्षार की सांद्रता डबल होती है, देन अभिक्रिया की दर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन या बाट विल बी इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, बाट विल बी इफेक्ट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, मेरे या तो व्हाट्सएप पर करना है, सेंड करना है व्हाट्सएप पर। किस पर? व्हाट्सएप पर, या आपको यूट्यूब पर कमेंट्स करना है। व्हाट्सएप पर देंगे तो इसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन यूट्यूब में कमेंट्स में किया तो मैं हो सकता है नहीं देख पाऊँ, और आप में गलत दे दिया सही दे दिया तो आप वहीं की वहीं वो आंसर रह जाए। तो व्हाट्सअप करेंगे तो इसलिए मैं देख लेता हूँ। तो दो क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा। दूसरा मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, SN1 अभिक्रिया में यदि क्षार की सांद्रता को डबल कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नीट में आते हैं, किसमें? नीट में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।